तो हुआ क्या है कि न्यूज़ ये है कि इंडिया ने E20 जो है ऑयल पेट्रोल उसको टोटली नेशन वाइड एक्सेप्ट कर लिया है। अब इसका मतलब क्या है, बेसिक सेंस में समझो। ई जो है ना वो एथेनॉल है। आपको जो पेट्रोल मिलता है ना वो प्रॉपर पेट्रोल नहीं होता है, उसमें हमेशा एथेनॉल मिला होता है। अगर वो E5 है तो इसका मतलब ये है कि 5% एथेनॉल है और बाकी जो बचा हुआ 95% है वो पेट्रोल है। ऐसे ही E20 जो भी आया है इसका मतलब ये है कि 20% एथेनॉल मिलेगा आपसे। पर इसका मतलब ये मत समझ लेना कि आपको पेट्रोल के प्राइसेस जो है वो कम होते हुए दिखाई देंगे, वो नहीं होंगे। मेरे हिसाब से इस पे गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन भी दे दी है कि इथेनॉल को बनाने का जो पैसा है वो तो ऑलमोस्ट उतना ही है जितना पेट्रोल को बाय करने का पैसा है, तो कोई फायदा नहीं है। फायदा मतलब पेट्रोल के पैसे दाम में पैसा कोई फायदा नहीं होने वाला, किसी को कोई पेट्रोल सस्ता नहीं मिलने वाला, इसके बहुत हाई चांसेस है। तो सवाल ये उठता है कि भाई जब पैसा सस्ता नहीं मिलने वाला पेट्रोल, तो फिर ये सारा इथेनॉल वगैरह जो है हमारे किस काम के, ये सारी जो न्यूज़ आप उठा रहे हो उसका क्या करेंगे हम? अब वही मैं आपको समझा देता हूँ कि कहानी क्या है। देखो बात यह है कि हमारा जो देश है ना वो क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करता है ना उसके मामले में हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट नंबर पे आते हैं। हमारे पहले जो आता है वो चाइना है सिर्फ। तो हम कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं? $189 बिलियन का, मतलब इतना कॉस्ट हमारी साल की पड़ जाती है अप्रोक्सीमेटली। पाकिस्तान की जीडीपी का आधा है ये ऑलमोस्ट। तो इतना ज़्यादा मोटी अमाउंट में जब हम क्रूड ऑयल इंडिया में इंपोर्ट करते हैं ना, तो ऐसा मानना है कि अगर हम E20 को पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 40,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए बचा सकते हैं। अब ये जो पैसा है ये सीधे सीधे जा रहा था बाहर, ठीक है, जहां से भी हम क्रूड ऑयल खरीदेंगे वहां चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब गवर्नमेंट का प्लान क्या है कि अगर हम इथेनॉल को मिक्स करेंगे तो इथेनॉल जो बनता है ना वो बनता है शुगर केन से, मोलासिस से, ग्रेन्स से, या फिर जो फार्मर की फसल होती है ना, एक किसान की फसल होती है, उससे बनता है। अब गवर्नमेंट का प्लान ये है कि भाई 40-50 हजार करोड़ जो बाहर जा रहा था उसकी बजाय वो 40-50 हजार करोड़ जो है वो फार्मर्स के पास जाएगा या फिर उन इंडस्ट्रीज के पास जाएगा जो इथेनॉल को बना रहे हैं। इसके लिए भी एक कहानी है आगे कि नितिन गडकरी के कुछ बेटों की ही वो कंपनी है, खैर वो अभी आगे बात करेंगे। तो मेन चीज क्या है कि अगर आप 40-50 हजार करोड़ रुपए बचा लेते हो या 30,000 करोड़ रुपए बचा लेते हो तो वो आप अपने इंडिया की कंट्री के इकोनॉमी में उसका इस्तेमाल लोगे। और शुगर केन वगैरह जो है वो कहाँ बनता है? वो फार्म पे बनता है, यानी कि फार्मर्स को सीधे फायदा होएगा। यूपी, महाराष्ट्र और जहां जहां पे भी शुगर केन की अच्छी खासी खेती होती है वहां फायदा होएगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर उन्हें फायदा होएगा तो वोट बढ़ेंगे। तो वो तो एक अलग कहानी है, पॉलिटिकल कहानी है। खैर देखा जाए तो ये अच्छी ही बात है कि भाई देश में पैसा रहना चाहिए। हालांकि ये जो 40-50 हजार करोड़ रुपए दिखाई दे रहा है इसमें कितना करप्शन होगा वो तो एक अलग ही कहानी है। पर सिर्फ ये रीजन नहीं है, मतलब इस पैसे को अपने इंडिया कंट्री में रखना ये सिर्फ अकेला रीजन नहीं है। इसमें दूसरा रीजन ये है कि जो पैसा है ना ये डॉलर्स की फॉर्म में जाता है। जब हम बाहर क्रूड ऑयल के पैसे पे करते हैं तो हम डॉलर्स की फॉर्म में करते हैं, और अगर हम इस पैसे को ना पे करें और अपने कंट्री में इसको रिवॉल्व कर लें रुपए के फॉर्मेट में, तो हम अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को भी बढ़ा सकते हैं, जो बाद में क्राइसिस के टाइम पे काम आएगा या फिर जब भी हमें जरूरत पड़ेगी तब काम आएगा। फॉरेक्स रिजर्व्स जितने आपके फॉरेन रिजर्व्स स्ट्रांग है ना उतना बढ़िया होता है देश। डॉलर्स हमें बाहर नहीं देने पड़ेंगे तो बच जाएंगे। बहुत तेजी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आज के टाइम पे भी 7-8% बाइक्स होंगी जो इलेक्ट्रिक होंगी और सिर्फ 5% कार्स ऐसी हैं जो ईवी हैं आज के टाइम पे। इसमें एक और प्रॉब्लम है कि बात ये नहीं है कि सिर्फ हम जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बात ये भी है कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे और हमारा पूरा देश जो है अगर वो ईवी चलाना शुरू कर दे तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना वो क्रूड ऑयल की बजाय सीधे सीधे चाइना के ऊपर पहुंच जाएगी। अभी क्रूड ऑयल बाय करने के लिए तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है और हम उसको यूटिलाइज भी करते हैं, लेकिन ईवी के मामले में हम टोटली चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे क्योंकि पास हमारे वो पड़ेगा ईवी की बैटरी है, उसका तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सप्लाई चेन है, वो तो है ही चाइना के पास। वो इंडिया नहीं चाहता। इंडिया चाहता है कि ईवी में अगर हम ट्रांसफॉर्म भी करें तो एट द सेम टाइम हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी होना चाहिए जो क्लीन एनर्जी हो और उसमें क्रूड ऑयल के पैसे भी ना देने पड़े। और वो क्या है? वो है एथेनॉल। सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया में आज तक E20 के ऊपर कोई भी मेजर इकोनॉमी नहीं गई है। यूएस के अंदर भी E5 और E15 इतने ही बड़े स्केल पे यूज हुआ है। यूएस के अंदर एक और होता है यूज E85 करके, या फिर अच्छे खासे अमाउंट में इथेनॉल यूज होता है, लेकिन वो उनके लिए एक स्पेशल कार होती है और उन्हें बोलते हैं फ्लेक्स फ्यूल कार्स। यूएस के अंदर ये बहुत ही लिमिटेड कार्स हैं। यूएस में मोस्टली या यूरोपियन कंट्रीज में E5 और E10 ही चलता है। इंडिया पहला ऐसा मेजर इकोनॉमी है, बड़ा कंट्री है जो E20 E30 तक जाने वाला है। हमारे अलावा अगर कोई है जो अच्छे खासे स्केल पे गया है तो है ब्राजील। ब्राजील के यहाँ मिनिमम E27 चलता है, मतलब इथेनॉल की जो परसेंटेज है वो 27% होना ही चाहिए। और ब्राजील के साथ हमारे बढ़िया कनेक्शन है, तो ब्राजील मतलब ब्रिक्स में आता है ब्राजील, तो हम उससे जो है हेल्प लेके और काफी MOU भी हमने साइन करे, और ब्राजील से हेल्प लेने के बाद में हम अपने इंडिया के जो हमारे ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ मिलके और ये सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये जो फ्लेक्स फ्यूल कार्स हैं ये कितने बढ़िया तरीके से बनेंगी। टेक्नोलॉजी तो बहुत लोगों के पास हो सकती है लेकिन एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, और वो ब्राजील के पास, और वो हमें मिल रहा है वहां से। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जब ये बनेंगी E20 वाली गाड़ियां
तो ब्राज़ील जो है ना वो अपने एरिया में, लैटिन अमेरिका में और अफ्रीका में अपनी कार्स को एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि वो बना रहा है इस टाइप की कार जो इथेनॉल पे चलती है। तो कल की डेट में अगर इंडिया भी ढंग से करने में इसमें सक्सेसफुल हो गया तो वो भी अपने यहाँ से जो है गाड़ियाँ एक्सपोर्ट कर सकता है यहाँ से। खैर वो तो बहुत काफ़ी फ्यूचर की बात है। फिलहाल बात ये है कि इथेनॉल जो है इंडिया इसलिए पुश कर रहा है क्योंकि वो हमारे जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पर सवाल ये आता है कि भाई जब तुम इतनी तेज़ी से चेंज कर रहे हो तो क्या तुम मार्केट को उतना टाइम दे रहे हो? क्या तुमने लोगों के बारे में सोचा जो गाड़ियां खरीदते हैं? जैसे 2023 में ये साफ साफ बोल दिया गया था कि भाई इथेनॉल जो है वो 20 तक जाएगा, 20% तक। तो जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने 2023 के बाद में गाड़ियां ही ऐसी बनानी शुरू कर दी कि भाई वो E20 को अच्छी खासी उसके साथ कंपैटिबल होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले की जो गाड़ियाँ हैं उनकी कोई गारंटी नहीं है, एटलीस्ट मतलब सारी गाड़ियों की कोई गारंटी नहीं। तो जैसे एक सर्वे हुआ था और अच्छा खासा लार्ज स्केल पे सर्वे हुआ था, इस सर्वे के अंदर ये पाया गया कि भाई 3 में से 2 लोग ये कह रहे हैं कि उनका माइलेज ड्रॉप हुआ है और अच्छी खासी अमाउंट में माइलेज ड्रॉप हुआ है। हालांकि गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2 से 5% या 1-2-3% ही सिर्फ माइलेज ड्रॉप करता है, बाकी सब जो है वो बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करी जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन है। लेकिन सर्वे के हिसाब से 28% लोग ये कहते हैं कि उनकी गाड़ी जो है उसकी जो उसके पार्ट्स है या उसकी मशीनरी है उसमें वियर एंड टीयर मिले हैं, मतलब उनकी दिक्कत आ रही है। कई कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने साफ साफ कह दिया कि भाई हमारी गाड़ी जो है वो कंपैटिबल है E20 के साथ। कई कह रही हैं कि नहीं है कंपैटिबल, एक आदि ने बोला है। और कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जैसे मारुति सुजुकी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने बोला है कि हम जो है वो अपग्रेड किट दे देंगे, कुछ ₹1000 की पड़ेगी अपग्रेड किट, वो लगानी है और उसके बाद में सब कुछ कंपैटिबल हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि 2023 के बाद में ये सारा कुछ जो है अपडेट प्रॉपर तरीके से आई थी। 2023 की इतनी बड़ी संख्या में जो गाड़ियां हैं उनको कभी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर तरीके से मिली ही नहीं कि वो E20 के साथ कंपैटिबल हो जाए। और उन गाड़ियों का क्या, उन लोगों के पैसों का क्या? पहले तो हम इतना सारा फास्ट टैग, दुनिया भर का रोड टैक्स, RTO और पेट्रोल पे अलग से टैक्स, इतना महंगा पेट्रोल। उसके बाद में भी अगर आप ये कह रहे हो कि भाई गाड़ी दूसरी खरीदो तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। हर इंसान देश के साथ खड़े होने को तैयार है, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि भाई कोई भी कंडीशन लगा दो। इंसान के घर में अगर प्रॉपर तरीके से फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर वो देश के भले के बारे में भी कब तक सोचता रहेगा। एट द सेम टाइम जो मेजर चीज है वो ये है कि नितिन गडकरी जो है हमारे, वो इथेनॉल को तो पुश कर रहे हैं, पर ये भी पता चला है कि उनके जो बेटे हैं 2, वो ऐसी 2 कंपनीज के मालिक हैं, या तो मालिक है या फाउंडर है या फिर पार्शियली ओनर है। जैसे एक है सियान एग्रो इंडस्ट्रीज और दूसरी है मानस एग्रो इंडस्ट्रीज। अब कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से होता क्या ना कि जो कंपनीज स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड नहीं होती तो उनकी प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, लेकिन जितनी रिपोर्ट्स मिली हैं उस हिसाब से, जो काफी लोगों ने रिपोर्ट किया है उसके हिसाब से 2024 जून महीने में सियान एग्रो इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू था 18 करोड़ तक। 2025 जून तक ये हो गया 523 करोड़, यानी कि 2800% का जंप। नेट प्रॉफिट 4 करोड़ था उस टाइम पर और सीधे पहुंच गया वो 41 करोड़, यानी कि सीधे 10 गुना हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि इथेनॉल को पुश करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उन्हीं के बेटों की कंपनी में अगर इतना तेजी से नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तो उसका मतलब क्या है वो आप अंदाजा लगा ही सकते हो। और ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है। मतलब नितिन गडकरी को एडमायर करने वाले बहुत सारे लोग थे, इवन अपोजिशन के भी लोग थे। और अगर ये 100% वेरीफाइड न्यूज है, हालांकि मुझे लग रहा है कि काफी सारे रिपोर्ट्स ने अगर बोला है तो सही ही है, और अगर ये 100% वेरीफाइड है कि नितिन गडकरी के जो बेटे हैं उनकी कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है इन सारी चीजों को पुश करने से, तो ये कितनी बड़ी गलत बात है। एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा, और दूसरी तरफ कुछ भी चलता रहता है। मतलब गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी इतने सारे टैक्सेस दे, और अगर कोई पॉलिटिशियंस के रिलेटिव्स हैं तो उनको इतने ईजिली पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है।